गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे मेरे सभी प्रिय स्टूडेंट्स को सुप्रभात। बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि सभी इसी आशा के साथ रह रहे थे कि 1 जुलाई से हमारी स्कूल्स हैं वो वापस ओपन हो जाएंगी और आप और हम ऑफलाइन क्लास में वापस एक दूसरे से रूबरू होंगे। लेकिन जो प्रकृति का जो नेचर है, उसका जो भी मानस है, उसके आगे हम सभी कुछ कर नहीं सकते। तो उन्हीं सारी संभावनाओं को देखते हुए सेशन है वो लगभग 15 अगस्त से पहले आपकी ऐसी संभावना लग रही है कि 15 अगस्त से पहले किसी भी प्रकार के आपकी स्कूल की क्लासेज है वो ओपन नहीं होंगी। यदि स्कूलें ओपन नहीं होंगी, आपकी क्लासेज नहीं चलेगी, तो डेफिनेटली ये कंफर्म है कि आपकी पढ़ाई है वो उससे डिस्टर्ब होगी। और एजुकेशन से जुड़े होने के कारण हमारा सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है उसको हम किसी न किसी प्रकार से, जो आपका लॉस हो रहा है उस लॉस की हम भरपाई करें। हो सकता है कि ऑफलाइन क्लासेज में हम जितना अच्छा आप और हम दोनों मिलकर कर पाते हैं, हो सकता हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास जारी है कि हम आपको उन्हीं सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे। हाँ, ये ज़रूर मैं आप सभी बच्चों से वादा करता हूँ कि यदि आप अपनी क्लासेज को सीरियसली लेंगे तो 100% भी यदि आपके समझ में नहीं आ सकता है, यदि आप सीरियसली लेंगे तो हो सकता है कि 70-80% आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हो सकता है इस साल स्कूल ही नहीं खुले, इस साल सेशन ही नहीं चले, लेकिन कभी ना कभी तो चलेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई आपको बिना सीनियर में आप हो और आपको बिना एग्ज़ाम दिए आपको सीनियर की मार्कशीट थमा दी जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ऐसा क्योंकि आप जब देखो कि जब कोरोना अपने पीक पॉइंट पे था, जब अपनी चरम स्थिति पे था, उस समय भी सीनियर के और 10th लेवल के एग्ज़ाम करवाए गए। तो यदि आपको सीनियर पास करनी है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो आपको ये मटेरियल तैयारी करना पड़ेगा। आप इसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें, आप कुछ पढ़ के तैयार रखें ताकि ऑफलाइन क्लासेज में आपके उतनी समस्याएं नहीं आए जितनी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ेगा। तो हम सभी मिलकर यही चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं, और उन सब की पढ़ाई को देखते हुए हमने फिर से ऑनलाइन क्लासेज को रेगुलर रखने का प्लान किया है। अब सारे बच्चे जो अपने पढ़ाई को लेकर डेडिकेटेड हैं वो अपने रजिस्टर, बहुत सारे बच्चों ने अपने रजिस्टर पहले से डाल रखे हैं, उनमें अपने चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं, उस मटेरियल को लिख रखा है। अब जो नए बच्चे जुड़े हैं, जो पुराने वाले बच्चे जो पहले पढ़ाई के प्रति सिंसियर नहीं थे, वो भी सिंसियर हो जाए और मटेरियल को लिखना स्टार्ट कर दें और उस मटेरियल के ऊपर काम करना चालू कर दें, उसको तैयार करना चालू कर दें, ताकि आपके आगे आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही साइंस एरा का ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा, वो सबसे अलग कैसे होगा कि मुझे साइंस एरा के ऑफलाइन बैच से जुड़ने का एडवांटेज क्या है और बाकी सभी सिस्टम से मुझे ऑफलाइन सिस्टम जुड़ने का क्या एडवांटेज है। मैं किसी बाकी सिस्टम के ऊपर किसी प्रकार की कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं हमारे सिस्टम के बारे में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यही बता सकता हूँ कि जब स्कूल्स ओपन होंगी 15 अगस्त, 15 सितंबर जब भी ओपन होगी, तो जिन ऑनलाइन क्लास में आपने जो 30 से 40-50% सिलेबस पढ़ा है, आपकी नेक्स्ट उसी से आगे क्लास स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो की बात करूं, तो आज आपके 2-2, 3-3 चैप्टर हो चुके हैं और वापस क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके 2 या 3 चैप्टर, वापस 2 चैप्टर मिनिमम हो जाएंगे। तो जो बच्चा सीरियसली, सिंसियरली तरीके से शुरुआत से साइंस एरा के ऑनलाइन क्लास से जुड़ा है, तो वो जिस दिन ऑफलाइन क्लास में बैठेगा उस दिन उसके 5 से 4 चैप्टर प्रत्येक सब्जेक्ट में कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुके होंगे। और उसके साथ में सीकर और झुंझुनू में बहुत सारी स्कूल्स जो ऑनलाइन क्लासेज अपनी कंटिन्यू रख रही है, उनके साथ वो बराबर में कंपटीटर का भागीदार होगा, उनसे वो पिछड़ नहीं पाएगा। तो जैसे वो साइंस एरा की ऑफलाइन क्लास में आएगा, उसका डायरेक्ट 5वां चैप्टर स्टार्ट होगा। जबकि जहां ये क्लासेज नहीं चल रही, या जो बच्चे इन क्लासेज से नहीं जुड़े हुए, या जो बच्चे इन क्लासेज को सीरियसली नहीं ले रहे, उन बच्चों की जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो उन्हें पहले दिन अपनी ऑफलाइन क्लास में फर्स्ट टॉपिक से अपनी स्टार्टिंग करनी होगी। तो जिस दिन वो इनके बराबर पहुंचेंगे, डेफिनेटली नो डाउट साइंस एरा का ऑफलाइन बैच अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका होगा।
ये फ़र्क आपके पास में रहेगा। अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, किससे जुड़ना है, कैसे जुड़ना है। हम सभी मिलके ये कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ जुड़े, हम ये कहते हैं कि आपको ये लगता है कि हमारी पढ़ाई यहाँ सबसे बेटर है, हमारे फ्यूचर के लिए ये सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के आप ऊपर जुड़िए। और उस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए हमारे से आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है तो हम 24 घंटे नो डाउट आपके साथ रेडी हैं। इन सारी बातों के साथ लेकर हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर मैं अनिल जहांगीर आपके साथ हमने पिछले ऑनलाइन क्लासेज में लगभग आपके 2 चैप्टर हमको कंप्लीट कर लिया था। नए चैप्टर को डिस्कशन करते हैं। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी को कि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचकर खुश है कि जैसे ही हमारी ऑफलाइन क्लासेज आएगी, जैसे ही हमारी सीनियर की एग्ज़ाम्स होगी, हमारा तो 20-30% सिलेबस कम हो चुका होगा, बढ़िया है, जो पढ़ रहे हैं वो तो फालतू हैं, उनकी पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो पढ़ेंगे, वो तो कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान की सभी गवर्नमेंट स्कूल में ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं और उन ऑनलाइन क्लासेज में वही मटेरियल पढ़ाया जा रहा है जो नहीं कटेगा। और यदि कटता भी है, यदि कम भी होता है, तो आपको उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यदि आपको इसी एजुकेशन लाइन में जुड़ा रहना है, इन फ्यूचर आपको कोई IIT JEE की एग्ज़ाम देनी है, आपको कोई मेडिकल लाइन की नीट की एग्ज़ाम देनी है, आपको डिफेंस की कोई तैयारी करनी है, आपको ग्रेजुएशन करनी है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपको एजुकेशन से जुड़े रहना है तो वो मटेरियल आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं वो मटेरियल आपके सामने वापस आएगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि उस मटेरियल को वापस फेस करने की बजाय पहली बार में उसको क्लियर ही कर लें। बोर्ड में नहीं आएगा, हो सकता है उसके कारण 1-2% कम ज़्यादा आ जाए, लेकिन इन फ्यूचर तो आपके साथ वो रहने वाला है। तो ऐसी सारी संभावनाएं, ऐसी सारी दिमाग की जो आप सोच रहे हैं, जो मिथ्याएं हैं, जो झूठ हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस के नुकसान बताए जा रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस के फ़ायदे बताए जा रहे हैं, जो बोर्ड सिलेबस की कटौती करने की बात जुड़ रहे हैं, अरे कुछ भी कटौती होगा, कम होगा, लेकिन डिस्टर्ब पढ़ाई आपकी हो रही है। आप सोचो, आप 6 महीने, जब 15 अगस्त को स्कूल में जाओगे तब तक पढ़ाई आपके छुड़े हुए 6 महीने हो जाएंगे क्या? 6 महीने बाद में 1 महीने तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं क्लास में बैठा हूँ क्या। तो यदि आप अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस है तो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बाकी आपका फ्यूचर है, आप सोचिए अपने बारे में। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर अपने हो चुके थे, तीसरे चैप्टर की बात करते हैं, कंटिन्यू ही करते हैं, किसी टॉपिक को बीच में छोड़ने की बजाय। चैप्टर नंबर 3 की यदि मैं बात करता हूँ, 3 नंबर चैप्टर अपना है जिसका नाम है वैद्युत रसायन। किस किस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम वैद्युत रसायन में? तीसरा चैप्टर है अपना वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन को हम लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस टॉपिक्स की बात करता हूँ कि मैं पूरे चैप्टर में हम कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3.1 में डिस्कस करता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, जो थ्योरेटिकल भी है और भी है। 1 नंबर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में चालक क्या होता है, चालक पदार्थ क्या होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। आपने सॉलिड स्टेट में भी इसके बारे में बात करी थी, चालक हम किसे कहते हैं। बी नंबर बात कि चालक जो पदार्थ होता है, चालक जो पदार्थ होता है वो चालक पदार्थ कितने प्रकार का होता है। नॉर्मली 2 प्रकार का होता है। हम बात करते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर होता है जिसे हम धात्विक चालक कहते हैं, और दूसरा वैद्युत अपघटनी चालक होता है। वैद्युत अपघटनी चालक बोर्ड के पर्पज से ये एक पॉइंट है जो क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तीसरी बात, सी नंबर हम पढ़ेंगे कि वैद्युत अपघटन क्या होता है और वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं। अपघट्य पदार्थ के प्रकार थ्योरी है ये सारे पॉइंट। डी नंबर थ्योरी के रूप में दिया गया है ये भी आपके सिलेबस में कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ की जो कंडक्टेंस होती है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकत्व
जो कंडक्टेंस है उसको कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं? चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे? 3.2 के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टर मटेरियल कौन सा होता है, उसको आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन क्या होता है और वो कितने प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, और किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसके कंडक्टेंस है वो किससे प्रभावित हो सकती है। इसमें से सारा थ्योरी का मटेरियल है। बोर्ड में आज तक एक क्वेश्चन पूछा गया है 2017 के करीब कि विद्युत अपघट्य पदार्थों की चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। अब देखो 3.2 की हम बात करते हैं। विद्युत अपघटन हम बात करते हैं सेल की। एक्चुअल में सेल क्या होता है? सबसे पहले सेल की परिभाषा क्या है और प्रकार क्या है? सेल क्या होता है? 2 नंबर बात, 2 नंबर हम पॉइंट करते हैं कि पहला जो सेल होता है वो होता है विद्युत अपघटनी सेल। क्या होता है एक्चुअल में? पूरा पढ़ेंगे उसको। विद्युत अपघटनी सेल होता क्या है उसके बारे में समझेंगे और इसको बताया कैसे जाता है। 3 नंबर, इस रिएक्शन को बताने के लिए यहाँ पे एक श्रेणी आती है जिसे मैं यहीं पे समझाऊंगा, जिसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके अनुप्रयोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी व इसके अनुप्रयोग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को क्यों बनाया गया, उसका क्या यूज किया गया, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद में हम जानकारी लेंगे जब हमें डेफिनेशन और टाइप का पता चल गया, जब हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पता चल गया, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब अपघटन होगा तो उसमें एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिसाइड करेगी। जब हमें इन 3 चीज़ों के बारे में पता चल गया तो हम पढ़ेंगे कि विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटन के नियम का दूसरा नाम ये भी होता है फैराडे के नियम। 2 नियम दिए गए हैं, फैराडे का फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकेंड लॉ। पूरा डिस्क्राइब रूप से अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हमें न्यूमेरिकल देके जाता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट लॉ की में जो फॉर्मूले बनाए गए हैं उन फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल किस प्रकार से किए जाते हैं, यही सेम सारी बातें फैराडे के सेकेंड लॉ के लिए। ये तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के बारे में। 3.3 के बारे में हम पढ़ेंगे। मान लो हम दूसरे टाइप के सेल की बात करते हैं कि दूसरे टाइप का सेल क्या होता है, तो दूसरे टाइप का सेल होता है वो होता है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल इसमें ए पॉइंट पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल क्या है, कैसे ये बनेगा और कैसे इसको हम प्रस्तुत करेंगे। बी नंबर हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। सी नंबर हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, या पहले हम बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तीनों चीज़ों की जब हमने बात कर ली कि विद्युत रासायनिक सेल को हम कैसे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके लिए समीकरण क्या दिया गया, उसके बाद में हम बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। उसके बाद में हम बात करेंगे डी अपने पास में किसके बारे में बात करेंगे अपन, विद्युत वाहक बल ईएमएफ, वाहक बल व गिब्ज ऊर्जा में संबंध। मेन पॉइंट यही है इसी के, गिब्ज ऊर्जा में रिलेशन। और उसके बाद में हम बातचीत करेंगे इसके अंदर जब हमें ये पता चल गया कि ईएमएफ और डेल्टा जी में क्या रिलेशन है। उसके बाद में एक समीकरण आता है यहाँ पे जिसे अपन बोलते हैं नैनसेट समीकरण।
नैनसेट समीकरण व इसके अनुप्रयोग, नैनसेट समीकरण और इसके अनुप्रयोग। ये तीन प्रकार के अपने पास में पॉइंट है कि चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, चालक पदार्थ के बारे में क्या क्या दिया गया है अपने पास में, सेल कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल किस प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में लिया जाने वाला पदार्थ जब टूटेगा तो सेल के एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होगी, वो कौन सा पदार्थ हमें प्राप्त होगा वो विद्युत रासायनिक श्रेणी पर डिपेंड करेगा। और किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रोलाइसिस को बताने के लिए फैराडे ने 2 प्रकार के रूल दिए जिसे हम कहते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। उसके बाद में हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, सेकंड टाइप का सेल, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, विद्युत वाहक बल व गिब्स ऊर्जा में संबंध क्या होता है, नैनसेट समीकरण व इसके अनुप्रयोग क्या है। सारी हेडिंग में हो सकता है 1-2 हेडिंग हम इसमें बाद में डिस्कस करें। कुछ पॉइंट है जो नए जुड़े हैं अपने पास में। 3.4 कि विलयन में चालकत्व क्या होता है। पूरा का पूरा चैप्टर ही चालकत्व पे है। अब देखो इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी दी गई है, अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। इसमें 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन के बेसिस पे फॉर्मूलेज बनेंगे और फॉर्मूलेज के आधार पे न्यूमेरिकल के दे, तो या तो डेफिनेशन पूछा जाएगा या फॉर्मूला और उसका मात्रक पूछा जाएगा या उसके आधार पे न्यूमेरिकल आपसे करवाए जाएंगे। कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें देखो, अलग अलग प्रकार के पॉइंट हैं। आप प्रतिरोध के बारे में जानते हैं, डिनोट करते हैं आर से। आप चालकत्व के बारे में जानते हैं, डिनोट करते हैं सी से। आप चालकता के बारे में जानते हैं, डिनोट करते हैं आप कप्पा से। आप 4 नंबर की बात करें, प्रतिरोधकता के बारे में जानते हैं, डिनोट करें आप रो से। आप सेल कांस्टेंट के बारे में जानते हैं, सेल स्थिरांक। बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप और थ्योरेटिकल दोनों मिक्स है अक्ष से। और आप मोलर चालकता के बारे में जानते हैं, कैप एम से। और आप तुल्यांकी चालकता के बारे में जानते हैं, डिनोट करेंगे कैप EQ से। कि कुछ इसके पॉइंट है विलयन में चालकत्व के। ए पॉइंट ये हो गया इसका। बी नंबर हम बात करेंगे अपने पास में, जब हमें प्रतिरोध, चालकत्व, चालकता, प्रतिरोधकता, सेल स्थिरांक, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता सबका पता चल गया। उसके बाद में एक पॉइंट और आता है इसमें, कोलेराउस नियम। कोलेराउस नियम कौन सा राउस है, कोलेराउस नियम व इसके अनुप्रयोग। ये बात करते हैं अपन 2 नंबर। कोलेराउस का जो नियम है और इसके अनुप्रयोग हैं, ये हमें बहुत सारी बातें बता के जाएगा। यहाँ से भी अपने पास न्यूमेरिकल बनता है। 3.4 के बारे में आपने डिस्कस कर लिया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहीं पे हम आगे लिखते हैं, आपने उतार लिया होगा यहाँ तक। एक बार मैं वापस इसको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पर जो केमिकल रिएक्शन होंगी उसके कारण क्या क्या होंगे, उन सभी बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। 1 नंबर सबसे पहले हम चालक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं अपने पास में, इलेक्ट्रोलाइसिस की घटना क्या होती है और उससे में पाए जाने वाले पदार्थ हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसकी कंडक्टेंस है वो कौन कौन से कारक के द्वारा इफेक्ट होती है। फिर पूरा चैप्टर सेल पे डिपेंड है। सेल एक्चुअल में होता क्या है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक विद्युत अपघटनी सेल और एक विद्युत रासायनिक सेल। पहले हम डिटेल स्टडी करेंगे विद्युत अपघटनी सेल की, और विद्युत अपघटनी सेल को ही बताने के लिए इससे रिलेटेड एक पॉइंट लिया गया विद्युत रासायनिक श्रेणी, और विद्युत अपघटन की घटना से रिलेटेड 2 टाइप के नियम दिए गए जिसे हम कहते हैं फैराडे के नियम। उसके बाद में 2 टाइप नंबर का सेल आता है, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल कैसे बना, इसका ओरिजिनेट सबसे पहले कैसे हुआ, और विद्युत रासायनिक सेल के बेसिस पे किस प्रकार के हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसी दौरान एक नया पॉइंट आएगा अपने पास में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऑक्सीकरण और एक अपचयन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या है और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। उसके बाद में मानक आपके पास में इसी से रिलेटेड यदि आपके पास में अर्ध इलेक्ट्रोड विभव हो तो उसके लिए एक रेफरेंस काम में लिया जाएगा जिसे हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद में विद्युत वाहक बल और गिब्ज ऊर्जा में रिलेशन क्या है। बहुत अच्छा एक पॉइंट है नीचे, नैन्सी समीकरण होती है जिसे अपन नैनसेट समीकरण कहते हैं। फीमेल वर्जन इसका नैन्सी और मेल वर्जन इसका नैनसेट है। नैनसेट समीकरण क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है। सारे पॉइंट टू पॉइंट, सारे कंपटीशन के लायक पॉइंट है अपने पास में और कहीं ना कहीं से सब में कोई ना कोई प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब हमें दोनों टाइप की सेल्स के बारे में पता चल गया, जब हम दोनों टाइप के सेल को एक्सप्लेनेशन कर देते हैं तो हमारे लगभग 70% बातें समझ में आ जाएंगी कि हमारे से चैप्टर में क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में कंडक्टेंस है, तो उस कंडक्टेंस से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो देखो, प्रतिरोध होता है, फिजिक्स में लगभग आप इस चैप्टर का 40% पार्ट है वो फिजिक्स का ही है। प्रतिरोध होता है, चालकत्व होता है, चालकता होती है, प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोध के भाई प्रतिरोधकता, चालकत्व का भाई चालकता। और इन दोनों में रिलेशन दर्शाने के लिए आपने एक नया पॉइंट लिया जिसे हमने कहा सेल स्थिरांक। इसी से रिलेटेड 2 पॉइंट और आए अपने पास में, एक मोलर चालकता और एक कौन सी चालकता, तुल्यांकी चालकता। ये क्या होती हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट अपने पास में। अब देखो, चालकत्व है, चालकता है, मॉलर चालकता है, इन सबको प्रभावित करने के दौरान कौन कौन से कारक हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसे आप लिख सकते हैं, कोलेराउस नियम क्या होता है। एक्चुअल में कोलेराउस नियम क्या होता है और उस कोलेराउस नियम के बेसिस पे क्या क्या उपयोग दिए गए, क्या क्या अनुप्रयोग किए गए, उनके बारे में भी हमें स्टडी करनी होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने 3.1 उतार लिया होगा। नेक्स्ट मैं हेडिंग लिखता हूँ 3.4। देखें आगे इस पॉइंट को। 3.4 हो गया आपका। 3.5 की हम बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है अपने पास में, 3.5 की हम यदि बात करते हैं तो 3.5 में हम पढ़ेंगे बैटरियां। अब देखो, बैटरियां हैं, ये भी अपने पास में 2 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी होंगी, एक होगी प्राथमिक डिस्चार्जेबल यूज एंड थ्रो, जिनको एक बार काम में ले लिया और हमने फेंक दिया। शुष्क सेल है अपने पास में, मरकरी अपने पास में, कैडमियम सेल है इस टाइप के। और 2 नंबर होगी द्वितीयक बैटरियां। द्वितीयक बैटरियां ऐसी बैटरियां जिनको हमने एक बार यूज में ले लिया, डिस्चार्ज हो गई, उनको फेंक नहीं सकते। अब ट्रक में है, ट्रैक्टर में है, गाड़ियों में है, तो इनमें तो डेली फिर बैटरी एक बार डिस्चार्ज होते फेंकनी पड़ेगी, कितनी बार लाओगे आप। तो ऐसी बैटरियां जिनको हम वापस चार्ज कर सकते हैं, चार्जेबल बैटरी और नॉन चार्जेबल बैटरी। तो एक तो कौन सी होगी प्राइमरी बैटरीज, इसके 3 या 4 एग्जाम्पल अलग अलग, और फिर कौन सी होगी सेकेंडरी बैटरीज जिसके 2-3 एग्जाम्पल है। उसके बाद में चैप्टर का लास्ट पॉइंट के बारे में हम स्टडी करेंगे 3.6। एक नाम सुना होगा आपने, कहते हैं ना दिमाग के जंग लग गया क्या, कोरोजन क्या होता है, संक्षारण। कोरोजन क्या है, सबसे पहले होता क्या है, डेफिनेशन, परिभाषा के बारे में हम स्टडी करेंगे। 2 नंबर, जब हमें इसकी डेफिनेशन पता है तो कोरोजन की मैकेनिज्म कैसा है कि कोरोजन कैसे होता है, क्रियाविधि। और कोरोजन एक हानिकारक ही काम है, तो हम चाहते हैं कि कोरोजन नहीं हो, कोरोजन को रोका कैसे जाए। तो 3 नंबर हम क्या लिखते हैं कि संक्षारण की रोकथाम। कोरोजन को हम संक्षारण की रोकथाम या संक्षारण की रोकथाम,
तो ये सारे इस चैप्टर के पॉइंट हैं। चालक पदार्थों को कैसे पढ़ा जाएगा, सेल कितने प्रकार के होंगे, पहला सेल कौन सा होगा, उस सेल के बारे में, उस सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या होंगे। फर्स्ट ऑल ऑफ बात, ये चैप्टर टोटल आपके 4 नंबर का है और 4 में से 100% कन्फर्म है कि 2 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। पीछे जो 2 नंबर बच गए, उन 2 नंबर में से आपको एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है, हो सकता है आपको कोई फॉर्मूला पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको कोई यूनिट पूछी जा सकती है, हो सकता है आपको कोई सेल रिएक्शन पूछी जा सकती है। ये इस चैप्टर से सारी रिलेटेड अलग अलग चीज़ें हैं जिनको हम पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन पॉइंट नंबर 1 को लेकर आएंगे। मैं आपको वापस सीरियसली ये बात कह देना चाहता हूँ कि बोर्ड की एग्ज़ाम भी होंगी, सारे काम होंगे। आप इस वहम में भी मत रह जाना कि हमारा तो 0 सेशन हो गया, हमें तो सीनियर के मार्कशीट पकड़ा दी जाएगी। वो नॉन बोर्ड था, इसलिए आपको 11th में प्रमोट कर दिया गया, सीनियर में नहीं किया जाएगा। और जो बच्चे अभी पढ़ाई से वंचित रह गए वो आगे भी अपनी पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। इसी सारी बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी पढ़ाई को रूटीन में लाकर वापस चालू करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।